students, so today I will discuss this problem of probability, and the problem was asked in 2015 JEE Advanced exam, right? It's a paragraph based problem, and also एक चीज उसने और ऐड कर दी यहाँ पर कि इस इन क्वेश्चंस में जो पैराग्राफ बेस्ड है ना, उसमें मोर देन वन ऑप्शन में करेक्ट भी हो सकते हैं, और इसका पहला पार्ट हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं। प्रॉब्लम है क्या, मतलब पैराग्राफ क्या गिवन है, लेट n1 n2 बी द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल रिस्पेक्टिवली इन बॉक्स 1। उसके पास एक बॉक्स 1 है और उस बॉक्स में दो टाइप की बॉल्स हैं, रेड और ब्लैक। रेड बॉल्स कितनी है, n1, और ब्लैक बॉल्स कितनी है, n2। फिर इसके बाद वो क्या बोलता है, let n3 and n4 be the number of red and black balls respectively in box 2। उसके पास एक दूसरा डब्बा भी है और उस डब्बे में रेड और ब्लैक बॉल्स है। नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर n3 एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आर n4। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, हाँ बी श्योर कि यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन में बोलता है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स 1 एंड ट्रांसफर टू बॉक्स 2। क्या मतलब हुआ इसका, बॉक्स 1 से एक बॉल निकाल के वो बॉक्स 2 में डाल देता है। तो पक्की सी बात है, बॉक्स 1 में एक बॉल कम हो गई और बॉक्स 2 में एक बॉल बढ़ गई, ठीक है ना। आगे क्या बोलते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 आफ्टर दिस ट्रांसफर इज 1/3। कहता है जब हमने ट्रांसफर कर रखा है ना, तो पहले वाले बॉक्स से हम रैंडमली कोई एक बॉल निकालते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। देन द करेक्ट ऑप्शंस विद द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2 आर। ओके, आई थिंक बात कंडीशनल कंडीशंस लगी हुई है या सीक्वेंस है यहाँ पर, कि पहले एक बॉल ड्रॉ करी फिर दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। मतलब दूसरे बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि पहली जो निकाली गई ना वो कैसी थी। ओके, मैं प्रॉब्लम समझा देता हूं पूरा। तो उसने बोला एक बॉक्स 1 है, इट्स बॉक्स 1, एक बॉक्स 1 है, दिस इज बॉक्स 1। इसमें रेड बॉल्स कितने, तो इसमें n1 रेड बॉल्स है, n1 रेड बॉल्स, राइट। और ब्लैक पे तो ब्लैक बनेगा नहीं, तो फिर क्या ही करते हैं, n2 ब्लैक बॉल्स है। ये तो बॉक्स 1 की कहानी हो गई। बॉक्स 2 की कहानी देख लेते हैं। तो बॉक्स 2 के पास भैया क्या क्या था, बॉक्स 2 के पास n3 रेड बॉल्स थी और n4 ब्लैक बॉल्स है। ये तो इनिशियल सिचुएशन उसने दी थी। अब उसने बोला है कि एक बॉल ट्रांसफर कर दो, तो एक बॉल हम बॉक्स 1 से बॉक्स 2 में ट्रांसफर करते हैं। तो देयर आर एक्चुअली टू वेज। पहला तरीका क्या हो सकता है कि ब्लैक ट्रांसफर हो जाए, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि रेड ट्रांसफर हो जाए। अब यार दो ही टाइप की बॉल्स हैं, तो या तो ब्लैक ट्रांसफर हो गया या तो रेड ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। अब जब मतलब ये दो सेपरेट केसेस हो गए, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी के एडिशन की बात हो रही। बात समझ में आ गई। तो अगर मैं ये वाला केस पहले ले लेता कि पहले रेड ट्रांसफर हो चुका है, तो हमारे पास जो बॉक्स 1 बचता है ना, उसमें n1 - 1 कौन सी बॉल्स होती, रेड बॉल, और ब्लैक बॉल्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने एक केस माना है कि पहला रेड ट्रांसफर हो चुका है, तो एक रेड कम हो चुका होगा। एक हमारे पास दूसरा केस आएगा, और दूसरा केस कौन सा आएगा, दूसरा केस आएगा कि ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो चुकी है। अगर ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो चुकी होती तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्लैक बॉल्स हमारे पास n2 थी, एक चली गई, तो कितनी ब्लैक बॉल्स हमारे पास बची, n2 - 1। अब ये दो सेपरेट केसेस हैं। अब इससे एक बॉल निकालनी है या इस केस से निकालनी, या तो ये वाला इवेंट होगा तो ये वाला इवेंट होगा। और बोलता है कि अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे इसको, इसको प्रोसीड करने का तरीका है, क्या क्या हो सकता है। पहले रेड निकल गई तो फिर रेड निकाल ली, पहले ब्लैक निकल गई तो रेड निकाल ली। मतलब ऐसे इवेंट मैं लिख सकता हूं
कि फर्स्ट रेड निकला है और सेकंड हमें रेड निकालना है। या तो ये केस होगा या फिर ये केस होगा कि पहले ब्लैक निकला है और फिर हमें तो रेड वैसे भी निकालना। इसका मतलब हमें इन प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है। ये दोनों अलग अलग इवेंट है, एक होगा दूसरा नहीं होने वाला, इसलिए ऐड करेंगे ना। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहले रेड निकले फिर रेड निकले, या पहले ब्लैक निकले फिर रेड निकले, क्योंकि हमें तो रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो रेड दो तरीके से आ सकता है ना, पहले रेड निकला है फिर रेड आ जाए, या पहले ब्लैक निकला है और फिर रेड आ जाए। और ये प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में दी गई है, एंड दैट इज 1/3। ओके, इसका मतलब ये भी होगा इसका निकलना और इसका निकलना इंडिपेंडेंट है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि फर्स्ट ड्रॉ में रेड एंड सेकेंड ड्रॉ में फिर से रेड। तो फर्स्ट ड्रॉ में रेड निकालते, तो पहले रेड थी कितनी, n1 थी, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी, n1 प्लस n2। तो पहली अगर रेड निकलती ना तो n1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। इस प्रोबेबिलिटी के साथ हम पहली रेड बॉल निकालते, और फिर भी हमें रेड निकालनी है, तो रेड बची कितनी होगी, n1 माइनस 1। तो n1 माइनस 1, लेकिन टोटल कितना बचा, n1 प्लस n2 माइनस 1, क्योंकि एक बॉल तो जा चुकी। एक इवेंट ये पॉसिबल थी। अगली इवेंट हो सकती है कि हम फर्स्ट टाइम ड्रॉ करें और ब्लैक निकला, तो ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी क्या, n2 ब्लैक थी एंड टोटल वर n1 प्लस n2। तो इसको क्या लिखेंगे, n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ये तो पहले ड्रॉ में ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब दूसरे में हमें रेड ही निकालना है, तो रेड बची कितनी होगी, रेड तो निकाला नहीं, तो रेड अभी भी n1 है, लेकिन टोटल नंबर डिक्रीज कर चुका है, n1 plus n2 minus 1, and this must be equal to 1/3। ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। प्रोसीड करते हैं। ये फैक्टर तो दोनों में सेम आ रहा है, नीचे वाला, तो ऊपर वाला ये ऐड करते हैं, n1 माइनस 1 प्लस n1 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 इंटू n1 प्लस n2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है का, ऑफ कोर्स हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है, ठीक है ना। यहां से n1 स्क्वायर आ गया और माइनस n1 और प्लस n1 n2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3, एंड दिस इज इक्वल टू, चाहो तो यहीं पे ऑप्शन भी पुट करके चेक किया जा सकता है, बट ठीक है ना। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इज n1 प्लस n2 स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और माइनस n1 माइनस n2, ठीक है ना। और कुछ सिंप्लीफिकेशन अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, यहीं पे पुट कर सकते हैं, कोई ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। ओके, कौन कौन से ऑप्शंस गिवन है हम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। एक उसने ऑप्शन दिया है 4 6, चेक करते हैं कि यहाँ पे 4 6 वैलिड होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। n1 4 और n2 6 चेक करते हैं वैलिड है या नहीं। तो n1 4 लिखेंगे तो 4 इंटू 3 दैट इज 12, ये 4 आएगा, और 4 माइनस 1 3 12, n1 4 n2 6 24। नीचे आते n1 प्लस n2 10 हो गया, तो 10 और ये हो जाएगा 9, तो 10 इंटू 9 दैट विल बी 90, एंड दिस इज 36 डिवाइडेड बाई 90। पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, फर्स्ट ऑप्शन कैन नॉट बी करेक्ट। बात समझ में आ गई। अब सेकेंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन में वैल्यूज क्या गिवन है, 2 and 3 गिवन है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इसको बहुत सिंप्लीफाई करने की क्या ही जरूरत है, जब वैल्यू चेक करनी तो 2 and 3, तो 2 और ये 2 माइनस 1 दिस विल बी 2, और n1 2 n2 3 दैट विल बी 6, 2 plus 3 5, and 5 into 4 20, दिस इज 8 डिवाइडेड बाई 20। ये वाला भी करेक्ट नहीं हो सकता है, बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अब आते हैं सी पर, 10 and 20 चेक करते हैं कि क्या 10 और 20 काम करने वाला है।
तो N1 10 और N2 20, तो N1 को 10 लिखेंगे, दिस इज 10 9 90 आ जाएगा, राइट, और प्लस 10 20 दैट इज 200, और ये 10 20 आएगा 30, दिस इज 30, और 30 माइनस 1 दैट इज 29, ठीक है ना। तो दिस विल बिकम 290 डिवाइडेड बाई 30 एंड 29, और 29 और 0 290 कैंसिल हुआ, 1/3 आ गया। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन का जो डेटा है ना वो इस रिजल्ट के साथ कंसिस्टेंट है, मतलब जो सी पार्ट है दैट इज करेक्ट। अब चेक कर लेते हैं डी पार्ट करेक्ट होगा कि नहीं। 3 and 6, तो 3 6 पुट करके चेक करते हैं। तो N1 3 था, 3 into 2 दैट विल बी 6, N1 3 और N2 कितना था, डी ऑप्शन 6, 3 and 6, तो 3 6 18, दिस इज 18। नीचे आते हैं 3 plus 6 9, और 9 minus 1 8, 18 plus 6 24, तो 24 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 8, 8 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/3। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन का जो डेटा है ना वो इस रिजल्ट के साथ मैच कर रहा है, और मैच कर रहा है तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। बी इनकरेक्ट, ए इनकरेक्ट, सी करेक्ट एंड डी